हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, बहुत दिन से एक कमेंट आ रहा था और रिक्वेस्ट भी कि जो हैवी वाट का एसएमपीएस होता है, मतलब 400 वाट 500 वाट का एसएमपीएस होता है, वो भी फ्लाईबैक पावर सप्लाई के टोपोलॉजी के हिसाब से, तो उस रिलेटेड एक वीडियो के लिए बहुत दिन से एक डिमांड आ रहा है। कि आज का जो वीडियो है इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लाईबैक टोपोलॉजी के हिसाब से जो हैवी वाट का एसएमपीएस होता है वो किस तरीके से काम करता है, और उसका जो सर्किट डायग्राम वगैरह या उसका जो फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह सारा हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बट एक वीडियो में इतना बड़ा टॉपिक पूरा कंप्लीट करना संभव नहीं है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के एक एक पार्ट करके हम लोग वीडियो को पूरा तैयार करेंगे और वीडियो के बारे में कुछ सीखेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग कोई भी एसएमपीएस हो, वो छोटा एसएमपीएस हो, बड़ा वाला एसएमपीएस हो, या ऐसे फ्रिज पीसीबी का, एसी पीसीबी का कोई भी एसएमपीएस हो जिसमें एसएमपीएस इनबिल्ड है पावर सप्लाई के लिए, सो उसका जो ईएमआई सेक्शन है, एसी ईएमआई सेक्शन तक हम लोग आज सीखेंगे। उसके बाद वाला वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बाहरी हिस्से पे एक पावर सप्लाई असेंबल करके उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे फ्रेंड। सो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग सीखेंगे एसी इनपुट और एसी इनपुट ईएमआई सेक्शन के बारे में सीखेंगे, और कॉमन जो रहता है हर एक पावर सप्लाई में। पहली दफ़ा क्या होता है फ्रेंड, कोई भी एसएमपीएस पे पहले मैं सर्किट को थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देखिए, कहीं भी एसएमपीएस हो, किसी तरीके का भी एसएमपीएस हो, इसमें ये जो सर्किट है ये कॉमन रहता है। सो आज के वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरा कंप्लीट सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे। कोई भी एसएमपीएस हो जिसमें एक फ्यूज लगा ही रहेगा, ज़्यादातर एसएमपीएस पे आप लोग देखोगे फ्यूज लगा रहेगा, क्योंकि फ्यूज का काम क्या है, ये पूरा एसएमपीएस का जो एम्पियर है इसको कैलकुलेट करके अगर हम लोग यह फ्यूज लगाएंगे तभी इससे हाई एम्पियर आउट हो रहा है या हाई एम्पियर आउटपुट पे लोड ले रहा है, तभी ये फ्यूज किया करेगा। फ्यूज अपने आप बर्न होकर पूरा एसएमपीएस को प्रोटेक्शन में डाल देगा, मतलब एसएमपीएस काम नहीं करेगा। सो ये जो फ्यूज है इसका बहुत ही ज़रूरत रहता है। फ्यूज के बाद क्या आता है, एक एमएमसी कॉइल, जो दोनों टर्मिनल पे जिसका इंडक्टर रहता है, ऐसे आप लोग देखे हैं इस तरीके से एक एमएमसी कॉइल होता है जिसके दोनों टर्मिनल पे एक पे फेज जाता है, एक पे न्यूट्रल होके क्या होता है, और आगे जाके एसी आगे जाके एक ब्रिज सर्किट की एनोड कैथोड की जंक्शन में जाके इन होता है। उसके बाद दोनों कैथोड दोनों एनोड जिधर जुड़ा हुआ है उधर से पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल होके ये जो फिल्टर रहता है फिल्टर में दिया जाता है। देखिए, आप लोगों को ये फ्यूज के बारे में पता चल गया। उसके बाद ये न्यूट्रल लाइन पे क्या आ रहा है फ्रेंड, एक एनटीसी आ रहा है। एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब है ये जो एनटीसी देख पा रहे हो ये एज ए रेजिस्टेंस का एक रूप है। इसका काम क्या है, हम लोगों को एक बात का पता है कि नॉर्मल सा जो रेजिस्टेंस होता है उसके आउटपुट में जब लोड चलता है या लोड हैवी लोड हो जाता है तभी क्या होता है, वो रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है। उसी तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है एनटीसी है, इसका काम है इसका आउटपुट में जब लोड पड़ेगा या लोड चलेगा तभी क्या होगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है अपने आप लो हो जाएगा। मान लीजिए ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके एक साइड पे आप लोग 220 वोल्ट इनपुट किए, आउटपुट पे
अगर लोड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा तभी ये 10 ओम से होके 8 ओम्स 7 ओम्स 6 ओम्स ऐसे करके इसका जो वैल्यू है थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होने की स्टार्ट करेगा। उसके बाद आता है ये एमओबी या वेरिएस्टर भी बोल सकते हो आप लोग। ये सर्किट को प्रोटेक्शन करने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि इसका काम क्या है देखिए, ये भी एज ए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, बहुत ही हाई वैल्यू। इसका एक वैल्यू लिखा रहता है, मान लीजिए 450 वोल्ट का ये रेजिस्टेंस है। ये क्या करेगा, उससे अधिक वोल्टेज अगर ये दोनों टर्मिनल पे आ जाएगा, मतलब ये देखिए पैरेलल पे कनेक्शन है, ये पैरेलल पे ही जुड़ा हुआ है, तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे जब भी इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज से अधिक वोल्टेज आ जाएगा तभी ये क्या करेगा, अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू लो हो जाएगा। लो होके क्या करेगा, ये इजी पाथ दे देगा, तभी क्या होगा, फ्यूज बर्न हो जाएगा। देखिए ये सर्किट को प्रोटेक्शन पे सर्किट आ जाएगा। ज़्यादातर ये देखोगे हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब जब भी आसमानी बिजली आता है एसएमपीएस पे पड़ती है, तभी ये क्या होता है, अपने आप शॉर्ट होके पूरा एसएमपीएस को प्रोटेक्शन पे डाल के ये बाकी इधर से ही आके इधर से लाइन जब चल जाता है, फ्यूज ब्लो होके एसएमपीएस बाकी जो पार्ट है वो सही रह जाता है। और जो सर्किट में एमओबी नहीं लगा हुआ रहेगा वो बिजली की टाइम पावर सप्लाई को सेव नहीं कर पाएगा, इसके लिए ये एमओबी लगा हुआ है। या मान लीजिए कोई टाइम अगर आप लोगों की जो रिक्वायर वोल्टेज है 230 वोल्ट वो बहुत हाई हो गया आपकी मेन लाइन की वजह से, कई कारणवश, तभी भी क्या होगा, ये एमओबी आपका जो एसएमपीएस है उसको प्रोटेक्शन पे डाल देगा। उसके बाद आता है एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, बहुत ही हाई वैल्यू मेग में आएगा ये रेजिस्टेंस। इसका काम क्या है, ये दोनों लाइन पे जो स्पाइक रहता है, इस एसी में स्पाइक 50 हर्ट्ज के ऊपर वाला जो स्पाइक है उसको ये फिल्टर कर देता है। उसके बाद एक कैपेसिटर रहता है, ये कैपेसिटर का काम भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही स्पाइक को कम करता है, एसी स्पाइक को कम कर देता है। और ये कैपेसिटर भी एक काम करता है इस लाइन पे। ये तो कैपेसिटर तो एक लिमिटेड वैल्यू का होता है, आप लोगों ने देखा है कि 47 MFD 250 वोल्ट 300 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है, उसके ऊपर भी वोल्टेज आ जाएगा तो ये भी कैपेसिटर अपने आप शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होके पूरा सर्किट को प्रोटेक्शन कर देता है। मतलब प्रोटेक्शन कैसे होता है, ये जो फ्यूज है ये फ्यूज डैमेज होके पूरा सर्किट का जो एसी पावर इनपुट इधर से जाना बंद कर देता है। उसके बाद आता है ये एमएमसी कॉइल। एमएमसी कॉइल का काम क्या है फ्रेंड, ये क्या करता है, हम लोगों ने कोई भी सेट पे देखा है 220 वोल्ट 58Z करके लिखा है, 50 हर्ट्ज का एसी हम लोगों को इनपुट होता है एसएमपीएस को रन करने के लिए। इसका काम क्या है, ये कॉइल का काम है 50 हर्ट्ज के जो एसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो पल्स है वो बहुत आसानी से ये डायोड सेक्शन तक जाने देता है। बट उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है तभी क्या होता है, इधर मान लो कोई लाइन की फ्लैक्चुएट की वजह से ये 50 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इधर तैयार हो रहा है, तभी ये क्या करेगा, ये 50 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को इधर रोक देगा। या ये एसएमपीएस के आउटपुट की सेक्शन पे जो चॉपर है उसमें तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग चलता है, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी तैयार होता है। सो वो फ्रीक्वेंसी को भी इधर ये फ्रीक्वेंसी स्पाइक को ये इधर जाने नहीं देता है। बहुत टाइम आप लोग देखोगे ये जो कॉइल है, जो इंडक्टर लगा हुआ है, ये थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैकिश इस तरीके से अगर ब्लैकिश हो जाता है तभी आप लोग देख लेते हो कि हाँ कनेक्शन तो बराबर है, मतलब ये चलने दो। लेकिन वो जो एसएमपीएस है जिसका ये इंडक्टर में ब्लैकिश टाइप का कुछ कॉइल में स्पार्किंग वगैरह आ गया है, वो एसएमपीएस को जब आप आपकी घर पे एसी लाइन पे लगाओगे, लगाने के बाद वो एसएमपीएस रिक्वायर वोल्टेज तो तैयार कर रहा है, बट उसी लाइन पे अगर आप लोग कोई एलईडी या एलसीडी टीवी जब चलाओगे HDMI से, ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि उस लाइन पे एक, उस टीवी पे एक रोलिंग सा लाइन आ रहा है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो इसके आउटपुट से जो फ्रीक्वेंसी चल रहा है वो इसको इधर जाने के लिए रोक नहीं पा रहा है। तभी जाके ये एसी लाइन पे जो बाकी इक्विपमेंट लगा हुआ रहेगा उस पर असर पड़ रहा है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का। तभी क्या पिक्चर में ज़्यादातर आप लोग HDMI पे लगा के टाइम देखने पाओगे कि कुछ रोलिंग वगैरह, कुछ डॉट डॉट वगैरह पिक्चर पे आ रहा है। तभी आपको पता कर लेना है जो सेट, मतलब वो जो एलईडी चल रहा है उसका एमएमसी कॉइल
में प्रॉब्लम रह सकता है, या अदर्स उसी लाइन पे जो एसएमपीएस कोई चल रहा है उसका जो एमएमसी कॉइल उस पर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद सेम एक फिल्टर लगा दिया है कैपेसिटर, जिसका काम है वो भी हाई वोल्टेज स्पाइक को रोक देता है। उसके बाद ये चारों डायोड का दोनों कैथोड को एक साथ, दोनों एनोड को एक साथ लगा के पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका जो एनोड कैथोड की जंक्शन में एसी को इनपुट कर देती है। देखिए इधर ये जो थर्मिस्ट एनटीसी है, इधर ये जो एनटीसी का काम क्या, देखिए एनटीसी का काम इधर एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कैपेसिटर रहता है, ये कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। फर्स्ट टाइम जब भी ये पूरा ओपन रहता है, इस पर कुछ वोल्टेज नहीं रहता है, फुल्ली ओपन कंडीशन पे इस कैपेसिटर क्या करता है, पूरा शॉर्ट सर्किट है, जो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। मतलब कोई भी कैपेसिटर आप ले लीजिए, उसको डायोड रेंज पे मल्टीमीटर को रख के एक बार नाप के देखिए क्या दिखाता है। एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट टाइम ये जो फिल्टर कैपेसिटर को, ये जो फिल्टर है इसको एक बार हम लोग, ये अभी इसमें कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओपन कंडीशन पे एक बार नाप लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम इस पे कनेक्शन लगाते ही इसका जो कंटिन्यूटी रीडिंग, मतलब ये जो फुल शॉर्ट होने में जो रीडिंग आता है, देखिए बाजार रीडिंग पे एक कैपेसिटर में कुछ भी आता है फर्स्ट टाइम, देखा है। मतलब ये जो कैपेसिटर है ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है फर्स्ट टाइम। इसमें बीप आ रहा है, मतलब क्या है, ये बहुत लो ओम्स पे अभी सर्किट पे लगा हुआ है। मतलब क्या, तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, इधर डीसी बनते ही ये कैपेसिटर अपने आप वोल्टेज को स्टोर करने के लिए स्टार्ट करेगा। तभी एक क्या देखा है आप लोगों ने कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह रहता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, बहुत ही लोड पैदा करता है इधर। उसके लिए क्या होता है, बहुत टाइम ये फ्यूज जल जाता है। लेकिन ये एनटीसी लगा देने के बाद क्या होता है, ये एनटीसी क्या करेगा, पहली दफ़ा ये मान लीजिए 10 ओम्स की जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट इसमें जब लोड पड़ेगा, इसमें लोड, ये जो कैपेसिटर फास्ट चार्ज होने की कोशिश करेगा, तभी क्या ये एनटीसी पे लोड पड़ेगा। एनटीसी क्या करेगा, इसका वैल्यू थोड़ा थोड़ा करके लो करेगा। मतलब पहली दफ़ा ये पूरा करंट इधर को जाने नहीं देता है, इसके ऊपर लोड पड़ते ही इसका जब टेम्परेचर हाई होगा तभी ये क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम करेगा, इसका वोल्टेज थोड़ा करके हाई जाने के बाद ही ये कैपेसिटर कुछ टाइम के बाद सही कंडीशन पे ये फुल वोल्टेज जो इतना रिक्वायर वोल्टेज है उसको टोरेज कर लेता है। बहुत सारा सर्किट पे आप लोग देखोगे ये कैपेसिटर और ये डायोड का जो टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला टर्मिनल कैपेसिटर के साथ जुड़ा है, इधर भी एनटीसी लगा हुआ रहता है बहुत सारा सर्किट में। तो इसका काम क्या है, वही काम है, कैपेसिटर फर्स्ट टाइम जो वोल्टेज स्टोर करता है, अधिक वोल्टेज स्टोर करने के लिए इसमें बहुत प्रेशर गेट तैयार होता है। सो वो क्या करता है, बहुत फास्टली चार्ज होने की कोशिश करता है। तभी ये एनटीसी क्या करता है, थोड़ा करके इसको वोल्टेज देता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू लो होने पर ही वोल्टेज पूरा जाता है। रेजिस्टेंस वैल्यू थोड़ा हाई जब वो रहता है तभी क्या है, पूरा वोल्टेज एक साथ नहीं जा पाता है। सो आशा करता हूँ इसका जो एनटीसी है इसका काम आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए मैंने पहली दफ़ा ये एनटीसी पीटीसी जो एमओबी सारे कंपोनेंट्स का वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोड करके रखा है। जो लोग ने नहीं देखा है जाके भी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो जाके देख सकते हो। उसके बाद अब देखिए ये जो कैपेसिटर क्यों लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर का काम क्या है। ये एसी आ रहा है इधर से, ये एसी आने के बाद इधर से ये जो एनोड कैथोड की जंक्शन से होकर डीसी तैयार होके आउटपुट में जाता है, चॉपिंग करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए, कोई भी बोल सकते हो। बट ये जो डीसी है ये प्रॉपर डीसी नहीं बनता है। ये जो डीसी है ये प्रॉपर जो डीसी होता है, डीसी नहीं बन के इधर से आउट होता है। इसमें जो वोल्टेज आउट होता है ये पल्स विद डीसी रहता है। पल्स विद डीसी, प्रॉपर डीसी कब बनता है, जब भी एक कैपेसिटर इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं तभी इसके से प्रॉपर डीसी होके बनता है। इधर आप लोगों को कुछ याद रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए इधर इनपुट एसी हो गया, इधर आउटपुट में डीसी बन रहा है। इतना तक जो सर्किट है इधर से लेके इधर तक, ये सर्किट सही है या गलत है या इसमें कुछ खामी है, उसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है फ्रेंड, पहले देख लेना है इसका इनपुट सप्लाई कितना है। मान लीजिए 220 वोल्ट इस पर इन हो रहा है, पहले मल्टीमीटर से देख लेना है कि इधर हम लोगों का वोल्टेज कितना इन हो रहा है। 220 वोल्ट मान लीजिए इन हो रहा है। उसके साथ करना क्या है, 1.414 को मल्टीप्लाई करना है।
1.414 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कैलकुलेशन हमारा इधर आएगा उतना वोल्टेज का डीसी हमारा ये जो कैपेसिटर है इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। तब भी आप लोग कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भाई हमारा इतना जो सर्किट है पूरा सही है। देखिए इधर कैलकुलेशन करने के बाद 220 के साथ हम लोगों ने 1.414 मल्टीप्लाई किया है, तभी क्या 311.08 वोल्टेज आया। मतलब इधर अगर 220 वोल्टेज रहेगा तो कैपेसिटर में इतना वोल्टेज रहेगा। मान लीजिए इधर 220 के जगह पे 190 वोल्टेज 190 वोल्टेज इधर इनपुट हो रहा है, तभी क्या एक कैपेसिटर में 311 वोल्टेज नहीं रहेगा। उसके साथ करना क्या है 1.414 को मल्टीप्लाई करना है, करके देखना है जितना वोल्टेज कैलकुलेशन पे आ रहा है उतना वोल्टेज इधर आना चाहिए। मान लीजिए ये 311 वोल्ट की जगह पे 300 वोल्ट 290 वोल्ट या 292 वोल्ट इतना करके आ रहा है, तभी भी आपको कंफर्म होना है कि हमारा जो ये सर्किट है पूरा सर्किट कंप्लीट है। उससे ज़्यादा लो हो जाएगा तो तब भी आपको करना क्या है, ये जो कैपेसिटर है इसको रिमूव करके नया वाला कैपेसिटर को जोड़ देना है। मतलब ये सर्किट पे आपका जो फिल्टरेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए वोल्टेज नहीं बूस्ट होगा सही तरीके से। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बाहर के से एक सर्किट को इतना सर्किट को तैयार करके उसमें कुछ वोल्टेज वगैरह देख लेते हैं फ्रेंड। सो फ्रेंड देखिए प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक एसएमपीएस का जो एमएमसी सेक्शन तक जो सर्किट है पहले से मैंने एक वीडियो बनाया था इसके अक्रॉस। सो उसी का जो ये पार्ट है मैंने रिमूव करके रखा हूँ। पूरा सर्किट को बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से आप लोग पूरा समझ पाओगे। बाकी जो ये जो पार्ट है देखिए, जो लोग पहले से मेरा चैनल को वॉच कर रहे हैं वो लोग तो ये सर्किट से बहुत ही पहचान रहे हो, शायद ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये सर्किट बहुत बार मैंने आप लोगों को साथ दिखाया। देखिए इसमें भी एक फ्यूज, थर्मिस्टर, एमओबी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और उसके बाद डायोड। तो इसमें एक कुछ हम लोग देखते हैं फ्रेंड। मान लीजिए इसको रेजिस्टेंस में हम लोग कर देते हैं मल्टीमीटर को, तभी देखिए क्या होता है। ये एनटीसी देख पा रहे हो फ्रेंड, एनटीसी कितना ओम्स का दिखा रहा है, देखिए कितना वैल्यू का आ रहा है फ्रेंड, 6.2 ओम्स। मैंने क्या बताया था, इस पे जब लोड चलेगा ये एनटीसी का टेम्परेचर जब हाई होने लगेगा इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू लो होना स्टार्ट कर देगा। तो अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ये सोल्डरिंग आयरन की वजह से मैं इसका टेम्परेचर को थोड़ा हाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस वैल्यू अभी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है फ्रेंड, हो रहा है ना टेम्परेचर डाउन फ्रेंड। 2.0 ऐसे करके 1 ओम्स तक आ गया। देखिए और भी लो हो जाएगा फ्रेंड, देख पा रहे हो इसका टेम्परेचर। इस तरीके से इसका टेम्परेचर फ्रेंड लो होता है। जब भी ये एनटीसी का टेम्परेचर हाई होता है तभी इसका वैल्यू लो होने लगता है। और एक बात, इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, एसी को कनेक्ट करेंगे। देखिए ओके, एसी को कनेक्ट करने से पहले देखिए सर्किट को पहले कोल्ड टेस्ट कैसे करना है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पूरा सर्किट को जब चेक करते हैं, चेक करने का टाइम करना क्या है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखिए, रख के एसी का जो इनपुट है कोल्ड चेक करने का टाइम देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं सो रहा है। और रिवर्स करके देखिए इसमें भी कुछ वैल्यू सही नहीं दिखा रहा है, मतलब ये सर्किट सही है। इसमें आप लोग एक काम कर सकते हो, रेजिस्टेंस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस मोड पे रख सकते हो, रख के एक बार चेक कर लेते हो कि ये डायोड तक कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है कनेक्शन। इसमें देखिए कुछ मेग वैल्यू पे आ रहा है 2.5 मेग, रिवर्स करने के बाद भी मेग वैल्यू पे आएगा, बट लो वैल्यू पे कुछ भी इसमें शो नहीं होगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायोड रेंज पे जोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं रीडिंग दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो लगा हुआ ये जो रेक्टिफायर का जो पार्ट है इसको मैं हटा लेता हूँ फ्रेंड। रेक्टिफायर के पैकेज को हटा के मैं क्या करता हूँ, ये जो नॉर्मल सा जो डायोड इसका अंदर भी 4 डायोड रहता है उसको मैं क्या करता हूँ अलग से जोड़ देता हूँ फ्रेंड। तभी इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसका अंदर वाला एक डायोड अगर कुछ तकलीफ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा, तभी पता कैसे चलता है।
दोनों एनोड कैथोड की जंक्शन पे अभी क्या करेंगे, उस तरीके से ही हम लोग टेस्टिंग करेंगे। देखिए मल्टीमीटर पे कुछ भी रीडिंग नहीं बता है, मतलब सर्किट पूरा ओके है। बट ये चारों डायोड के अंदर कोई एक डायोड अगर इंटरनली शॉर्ट हो गया तो सर्किट में कैसा देखने को मिलेगा वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। मान लीजिए कोई एक डायोड शॉर्ट हो गया, मतलब इसका अंदर वाला जो डायोड है, इसका अंदर एक डायोड, चारों डायोड है, उसका अंदर एक डायोड शॉर्ट हो गया। पहले हम लोग जब देखे थे कि डायोड रेंज में कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा था एसी की इनपुट पे, तो अभी देखते हैं। अभी देखिए कुछ रीडिंग आ रहा है। थोड़ा देखिए, मल्टीमीटर को ऐसे पकड़ते हैं तो कुछ रीडिंग आ रहा है, बट उल्टा करके देखते हैं तो कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। बट उल्टा करते ही एक डायोड की रीडिंग दिखा रहा है, कितना 0.504 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 0.508 वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। मतलब इसका अंदर आप लोग जब देखोगे कि एसी इनपुट पे एक की डायोड का जो रीडिंग होता है उसके अप्रोक्स कुछ डिजिट आ रहा है, तो उल्टा सीधा करके देख लेने के बाद तभी आपको कंफर्म होना है कि इसमें अंदर जो डायोड है, चारों डायोड, इसका अंदर एक डायोड शॉर्ट हो गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आसानी से पता चलेगा कि इसका अंदर जो एक डायोड कभी शॉर्ट हो जाएगा तो पता कैसे चलता है कि एसी इनपुट सेक्शन को मेजर करके। देखिए अभी क्या करता हूँ, डायोड को पहले जैसा जोड़ देता हूँ फ्रेंड। देखिए अभी जोड़ दिया हूँ। अभी इस पे एसी कनेक्ट करता हूँ। अभी एसी कनेक्ट कर दिया हूँ। इस पे हम लोग क्या करेंगे, एक कैपेसिटर को, फिल्टर कैपेसिटर को हम लोग इस पे जोड़ेंगे फ्रेंड। देखिए अभी एक कैपेसिटर को जोड़ दिया हूँ। अभी भी एक बार कोल्ड चेक कर लेते हैं इनपुट पे। देखिए इनपुट पे कुछ रीडिंग नहीं, और रिवर्स करके भी देख लेते हैं, कुछ भी रीडिंग नहीं। और इसका जो कैपेसिटर में देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें भी कुछ नहीं दिखा रहा है, बट इसको उल्टा करने के बाद कुछ रीडिंग आता है। मतलब एक कैपेसिटर की जो टर्मिनल है इस पे हम लोग जब, सॉरी फ्रेंड, मैं गलत जोड़ दिया हूँ, पॉजिटिव की टर्मिनल पे नेगेटिव को जो प्रोप है उसको जोड़ दिया हूँ, इसीलिए उल्टा दिखा रहा है। हाँ देखिए अभी कैपेसिटर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल पे इस पर पॉजिटिव प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर का, और ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव प्रोब रखेंगे तो कुछ रीडिंग, हाई वैल्यू का रीडिंग आ रहा है। एक डायोड का नहीं, डायोड की 2-3 डायोड का रीडिंग आ सकता है, या 2 डिजिट का, 2 डायोड का जो वैल्यू है वो एक साथ होके आ सकता है। अभी क्या करता है फ्रेंड, इस पे एसी कनेक्ट करते हैं, सप्लाई कनेक्ट करते हैं फ्रेंड। देखिए अभी सर्किट पे मैं एसी कनेक्ट कर दिया हूँ। एसी कितना करके दिखा रहा है फ्रेंड, देखिए कितना आ रहा है, 249 एसी। अभी लाइन वोल्टेज बहुत हाई है, 249 दिखा रहा है ना। तो अभी फिल्टर पे कितना वोल्टेज होना चाहिए वो भी एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए मैंने क्या बताया था, एसी पे जितना वोल्टेज रहेगा उसके साथ 1.414 मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने अभी कितना वोल्टेज देखा है एसी पे, 249 मल्टीप्लाई 1.414, तो 352 वोल्टेज दिखा रहा है, देख पा रहे हो। इसके आसपास होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं डीसी पे एक कैपेसिटर पे कितना करके वोल्टेज आ रहा है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि कितना करके आ रहा है फ्रेंड, 345 वोल्टेज का मतलब है हमारा ये जो वोल्टेज आउटपुट में है ये सही बता रहा है। कितना होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से, 352 के आसपास।
मतलब इस पे हो रहा है कितना 346 ऐसे करके आ रहा है। मतलब ये सर्किट हमारा सही कंडीशन पे चल रहा है। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है इसमें दिया हुआ जानकारी आप लोगों को पूरा समझ में आ गया है। अगर किसी को थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये वीडियो में दिया हुआ जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे वाले वीडियो में हम लोग इसका अगला वाला जो पार्ट है उसको कवर करेंगे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद हम लोग चॉपर को जोड़ेंगे, उसके बाद स्विचिंग सर्किट को जोड़ते हैं, पीडब्ल्यूएम सर्किट, फीडबैक पूरा जोड़ के इसका जो सर्किट पहले कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस पर फॉल्ट फाइंडिंग देखेंगे। सो आशा करता हूँ इतना तक जो सर्किट है इसमें जितना फॉल्ट आएगा, जितना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, आप लोग पूरा आसानी से क्लियर कर पाओगे फ्रेंड।